हेलो स्टूडेंट्स, और आज है हमारा इंटरनेट का परिचय जो कि RSCIT थ्योरी के हिसाब से भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर्स का हमने पूरा सार आपके सामने प्रदर्शित करने की कोशिश करी है और हम उम्मीद करेंगे कि इसको आप जब पूरा देख लेंगे तो आपको इंटरनेट से लेकर जो भी जानकारी आपके कोर्स में है वो हम यहाँ पे पूरा कवर कर देंगे। और ये है हमारा चैप्टर नंबर 4। तो स्वागत है आपका आरोह कंप्यूटर क्लासेस के ऑफिशियल चैनल कंप्यूटर एग्जाम हब में, और हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4। और हाँ दोस्तों, इसको जरूर शेयर करें क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में दे रहे हैं तो यहाँ पे इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और आज के ज़माने में आपको इंटरनेट की बहुत अच्छी नॉलेज होना भी जरूरी है। इसमें हमें सबसे पहले ये देखना है कि इंटरनेट क्या है, मतलब कि व्हाट इज इंटरनेट। अगर आप देख लेंगे तो इंटरनेट के माध्यम से आज के आधुनिक काल में बहुत सारा काम हो रहा है और हमारी डिपेंडेंसी इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो आप ये कह सकते हैं कि इंटरनेट जो आपकी इंफॉर्मेशन है उसका सुपर हाईवे है। इसके जरिए आप जो भी न्यूज़ है या जो भी आप डाउनलोड करना चाहते हैं, बहुत सारे ब्राउजिंग आप इंफॉर्मेशंस देखते हैं, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशंस आपको मिलना चालू हो जाती है जो आप इंटरनेट के माध्यम से बहुत जल्दी अपडेटेड करते हैं। तो आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ से आप बहुत सारी इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट कर सकते हैं, और इंटरनेट के माध्यम से ही आपके जितने भी इनपुट डिवाइसेज हैं, ऑफिस का जो स्ट्रक्चर है उसको भी आप प्रॉपर वे में कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने मेंशन भी किया है कि इंटरनेट सूचना का सुपर हाईवे के नाम से भी प्रसिद्ध रहता है। तो इसके अंदर जो भी डेटा है वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में एक सेट प्रोटोकॉल मतलब है रूल्स एंड रेगुलेशन के माध्यम से भेजा जाता है, जिस प्रोटोकॉल को हम बोलते हैं TCP, मतलब कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो मतलब हम इस तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशन के माध्यम से एक पर्टिकुलर डिवाइस से कोई भी इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं और उसे प्रॉपर इंफॉर्मेशंस दे सकते हैं, जिससे कि हमारी इंफॉर्मेशन मिसमैच ना हो। मतलब कि एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे हमने कंप्यूटर पे एक यूजर बैठा हुआ है और उसने कहीं से भी कोई इंफॉर्मेशन एक्सेस करनी है। मान लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की कोई यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में से कोई डेटा इसको निकालना है। तो आप देख पा रहे होंगे कि जैसे ही www.as.com डालता है या ऑस्ट्रेलिया की जो भी इसकी डिमांडिंग रिक्वायरमेंट है जहां से ये डेटा को लेना चाहता है, तो एग्जैक्टली वहां पे ऑस्ट्रेलिया की ही जो भी यूनिवर्सिटी है वहां से इसको डेटा डाउनलोड और अपलोड ये आसानी से कर सकता है। तो इस पूरे प्रोसेस में जब एक यूजर ने इंडिया में बैठे हुए एक प्रॉपर वे में कॉलिंग करी एक प्रॉपर स्टेट्स के किसी सर्वर को, किसी कंप्यूटर को, तो एग्जैक्टली वो इंफॉर्मेशन वहां से ही एक्सेस हुई। ये सब जो प्रोटोकॉल है, ये जो नियम है, ये सब कवर करता है TCP एंड IP, जिससे कि इंफॉर्मेशन कहीं भी दूसरी तरफ ना चली जाए। अगर हम A की बात कर रहे हैं तो इंफॉर्मेशन A में ही जाए, और अगर हम B की बात कर रहे हैं तो इंफॉर्मेशन B से ही एक्सेस हो। इसीलिए इंटरनेट के अंदर TCP एंड IP बहुत ज़्यादा उपयोग करता है कि जो भी आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं वो पर्टिकुलर एक जो भी सेंट्रिक है वहां से ही आप निकाल सके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब हम देखेंगे कि जब भी हम इंटरनेट का उपयोग करते हैं तो हम किस तरीके से इंटरनेट का उपयोग हमारे घर पर हम किस तरीके से उसको एक्टिवेट करते हैं, या फिर इंटरनेट का कैसे उपयोग करते हैं, उसको समझाने की कोशिश हमने इस स्लाइड में की है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले एक चीज़ समझ लो कि इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए, जैसा हमने बताया, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। जैसे कि आपको घर पे भी आपके वाईफाई लगा होगा, या आपका जियो जो है वो आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है, एक्ट आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है। तो ये लोग आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो जब ये सर्विस आपको प्रोवाइड करते हैं तो उसको एक्सेस करने के लिए आपके साथ एक मॉडेम भी आपको देते हैं। अब आज के अंदर मॉडेम का अगर हम देखेंगे, MO मतलब होता है मॉड्यूलेटर एंड DEM को मतलब होता है डीमॉड्यूलेटर। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, मॉडेम जो होता है वो मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर दोनों का प्रोसेस करता है। अब जो मॉडेम होता है, एक तो होता है बाहरी, जब आप अपने घर पे इंटरनेट लगाते हैं तो आपको इस तरीके का बॉक्स वो लगा के जाते हैं। अब बहुत एडवांस हो चुका है, तो यहाँ पे बहुत छोटे छोटे मॉडेम्स आने लग गए हैं आज के आधुनिक काल में। देख भी पा रहे हैं इस तरीके से इतने अच्छे डिजाइनिस एक्सटर्नल मॉडेम आपके आते हैं। अब ये मॉडेम आपके मदरबोर्ड पर भी फिट रहता है
या फिर एक्सटर्नल बाहर भी ये लग सकता है, या फिर आपके पीसी कार्ड मॉडेम भी अवेलेबल हैं जो कि आपके लैपटॉप के अंदर भी इनबिल्ट रहते हैं, जिससे कि आसानी से जो भी आपकी इंटरनेट की सूचनाएं हैं उनको मॉडेम के माध्यम से आपके पास लाया जा सके। तो डिजिटल इंफॉर्मेशन को एनालॉग इंफॉर्मेशन में और एनालॉग इंफॉर्मेशन को डिजिटल इंफॉर्मेशन में जो परिवर्तित करता है वो है आपका मॉडेम, जिसका काम ही है कि आपकी जो डिजिटल इंफॉर्मेशंस है उस डिजिटल इंफॉर्मेशंस को एनालॉग में और एनालॉग इंफॉर्मेशंस को डिजिटल इंफॉर्मेशन में चेंज करने का जो काम करता है वो काम करता है आपका मॉडेम। ठीक है, तो यहाँ पे मॉडेम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि एक ऐसी डिवाइस हो जाती है, डिजिटल डिवाइस हो जाती है, जो कि आपके टेलीफोन लाइन से, या अगर टेलीफोन लाइन नहीं है तो जो आपकी साइबर लाइन लगती है, तो आपके जो कंप्यूटर को जोड़ने के लिए जो लाइन लगती है, उन सबको ऐड ऑन करके कंट्रोल करने का काम कौन करता है? मॉडेम, जिससे कि आपको डेटा आसानी से एक्सेस किया जा सके, जिसका क्लासिफिकेशन हमने आपको इस वीडियो सेशंस में इस स्लाइड में दे दिया। कनेक्टिविटी किस तरीके से आपके घर में या आपके मोबाइल में आ सकती है उसको हमने यहाँ पे प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझाया है। जैसे पुराने टाइम में आपने देखा होगा टेलीफोन जो होता था, उस टेलीफोन के ऊपर एक तार डिब्बी रहती थी, उस डिब्बी से आपके पास इंटरनेट आता था, जिसे बोलते हैं हम डायल अप कनेक्शन। डायल अप कनेक्शन से इंटरनेट आता था। धीरे धीरे इसमें इम्प्रोवाइजेशन हुआ, ब्रॉडबैंड आ गया, जो आप घर में देख पाते हैं। ब्रॉडबैंड से भी आपकी कनेक्टिविटी बहुत फास्ट आती है, जिससे कि आप इंफॉर्मेशन को बहुत फास्ट एक्सेस कर सकते हैं। तो वहाँ पे डायल अप को इम्प्लीमेंट करते हुए ब्रॉडबैंड सिस्टम्स आ गए, जो कि पूरा का पूरा ISP रूप में काम करते हैं, और जिसमें सैटेलाइट से, तो DSL से, मोबाइल ब्रॉडबैंड से, सारी की सारी इंफॉर्मेशन ब्रॉडबैंड जो ब्रॉडबैंड है वो आपका उपयोग करता है। वहीं आता है आपके पास वाईफाई, जिसे बोलते हैं वायरलेस फिडिलिटी। याद रखिएगा, वायरलेस फिडिलिटी। और वायरलेस जो होता है, जिसे WLAN भी आप बोल सकते हैं, कि आप ये बोल सकते हैं WLAN टेक्निक पे ये काम करता है। तो जो वाईफाई होता है वो आपका एक पर्टिकुलर रेंज में, जैसा आप बोल सकते हैं 20 मीटर अप्रॉक्सीमेट 66 फीट का घर में या कोई भी स्पेस है उसको ये कवर करता है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा आपके लैपटॉप के अंदर वाईफाई रहता है, आपके मोबाइल के अंदर भी वाईफाई रहता है, जिसका काम ही है कि जिससे आसानी से आपके इंटरनेट को वाईफाई टेक्नोलॉजी के माध्यम से वीडियो गेम कंसोल, स्मार्टफोन, डिजिटल टैबलेट इत्यादि लोगों का इंटरनेट का उपयोग करते हुए आसानी से लोग इसका उपयोग करते हैं, जिससे कि कनेक्टिविटी बहुत ही फास्ट हो जाती है। उसके बाद आता है DSL के माध्यम से भी आप इसमें कनेक्शन ले सकते हैं इंटरनेट को, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन सेवा के माध्यम, इसका फुल फॉर्म है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन सेवा, जिसके माध्यम से भी आप डायल अप से अधिक तेज, मतलब इससे तेज आपको यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी ये प्रोवाइड करता है। ये आपके DSL को फ़ोन लाइन के माध्यम से आपकी इंटरनेट की कनेक्टिविटी आपके घर पे आ पाती है। उसके बाद धीरे धीरे जब डेवलप हुआ तो उसके बाद केबल सर्विसेज के माध्यम से, जो आप केबल देखते हैं टीवी में लगता है, उस केबल के माध्यम से भी आपका डायल अप एंड DLS तेज, धीरे धीरे DLS एंड डायल अप सेवाओं में बहुत तीव्र गति आई, जिससे कि केबल के माध्यम से भी आपके पास इंटरनेट आने लगा। और उसके बाद सैटेलाइट से, मतलब कि डायरेक्टली सैटेलाइट से, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है ना, गेमिंग इत्यादि सारी इंफॉर्मेशन भी सैटेलाइट माध्यम से आप इंटरनेट का आसानी से उपयोग कर सके। और उसके बाद 3G, 4G, 5G और अपकमिंग 6G, 7G, ये सारी की सारी जो टेक्नोलॉजी है वो आती जा रही है, जिससे आप आसानी से इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने डिस्कशन किया कि आप किस किस माध्यम से या किन किन माध्यम से आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं या उसकी कनेक्टिविटी से जुड़ सकते हैं। उसके बाद आता है इंट्रानेट। अब ये बहुत बार पूछा गया है, इंट्रानेट और इंटरनेट, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन आपके सामने हो जाता है। तो इंट्रानेट एक निजी नेटवर्क होता है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के अंदर, मतलब आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि एक एग्जाम्पल के तौर पर हम मान लेते हैं एक कंपनी है टाटा। अब इस टाटा कंपनी के बहुत सारी कंपनीज हैं। ए कंपनी एग्जाम्पल के तौर पर, बी कंपनी एंड सी कंपनी। ए कंपनी के अंदर करीब करीब 500 प्लस एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, उनके अपने कंप्यूटर्स हैं, यहाँ भी एक अपना अपने कंप्यूटर्स हैं। और अब इन कंप्यूटर के अंदर कनेक्टिविटी देने के लिए
इन्होंने अपना एक स्ट्रक्चर बनाया है जिससे कि इनकी कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर वाले इंटरनेट पे ना जा सके, जैसे सैलरी ट्रांसफ़र या कोई भी इनका रॉ मटेरियल परचेजिंग इनवॉइसेस, अकाउंटिंग इन्वेंसेस बाहर ना जा सके। उसके लिए ये अपने सारे टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए अपना खुद का इंटरनेट कनेक्शन बना देते हैं, जिसे हम बोलते हैं इंट्रानेट, जो कि एक प्राइवेट नेटवर्क होता है। मतलब टाटा ने इसको डेवलप किया टाटा के हिसाब से, तो वो इंट्रानेट हो गया। वहीं जो इंटरनेट होता है वो ग्लोबल वर्ल्ड वाइड वेब होता है, जो एक तरीके से आप उसको आसानी से, जैसे आप लिखते हैं www.google.com, तो आप आसानी से जो भी गूगल पे डेटा है वो आप एक्सेस कर सकते हो, लेकिन आप गूगल कंपनी का जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनके डेटा को आप नहीं ले सकते हो। तो इसी के लिए हम बोल रहे हैं कि एक निजी इंटरनेट सर्विस जब यूज़ की जाती है तो वो इंटरनेट का पार्ट बढ़ जाती है। इंटरनेट को बहुत संख्या में लोग यूज़ करते हैं। वहीं जो इंट्रानेट होता है, जितने भी रजिस्टर्ड एम्प्लॉय होते हैं वो ही इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इंट्रानेट एक पर्सनल, आप ये बोल सकते हैं, नेटवर्क है। वहीं इंटरनेट एक कॉमनली ग्लोबली नेटवर्क है जिसको आसानी से कोई भी एक्सेस कर सकता है। और यहाँ पे हम बात करते हैं जब भी एक वेबसाइट्स को हम ओपन करना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप हमारी वेबसाइट्स को ओपन करेंगे, www.आरोह कंप्यूटर क्लासेस की वेबसाइट्स को आप ओपन करेंगे तो किस तरीके से वो ओपन होती है उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। पहले हमने बोला www, जिसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो www पे आप यहाँ पे HTTP, जिसे बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और HTTPS, जिसे बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, इन सब का उपयोग किया जाता है, जो कि हमने आपको बताया रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से और सिक्योरिटी के हिसाब से ये दोनों ही बहुत पावरफुल टैग्स होते हैं जो किसी वेबसाइट्स पे लगे रहते हैं। और इनका लगने का मतलब है एक ताला सा वेबसाइट पे बना रहता है कि ये पूरा का पूरा सिक्योर है। तो जब डेटा ट्रांसफ़र होता है तो उसमें किसी भी तरीके का कोई भी हैकर्स उसके अंदर नहीं जा सके, इसके लिए ये प्रोटोकॉल्स होते हैं। इन प्रोटोकॉल के माध्यम से पूरा का पूरा जो आपका डेटा है, उसका जो इन्फॉर्मेशन है पूरी की पूरी सुरक्षित रहती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि HTTP जो होता है, इसका डेटा कोई भी पढ़ सकता है, यह असुरक्षित होता है। लेकिन जब हम HTTPS का उपयोग कर लेते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि पूरा का पूरा डेटा जो होता है वो एक्सेस जो है वो आसानी से हैकर्स नहीं कर पाते, क्योंकि वो सिक्योरिटी फॉर्म में चला जाता है। तो जब भी हम कोई वेबसाइट्स डिज़ाइन करते हैं या बनाते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें HTTPS वाले में ही जाएं, जिससे कि कोई भी इंफॉर्मेशन आप उसमें इनपुट कर रहे हैं, आपका नाम, आपकी ईमेल, तो आप ये याद रखें कि जो वेबसाइट्स है वो क्या HTTPS से सिक्योर है या नहीं है। तो जब भी हम किसी वेबसाइट्स पे जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल www.google.com, तो ये जो वेबसाइट आपको दिख रही है इसे बोलते हैं URL। तो ये जो वेबसाइट्स पूरा का पूरा जो एड्रेस दिख रहा है इसको बोलते हैं URL, जिसे बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ये याद रखिएगा, फुल फॉर्म बहुत बार पूछी जाती है। और इस वेबसाइट्स को एक्सेस करने के लिए वेब ब्राउज़र होता है, जैसे कि सफारी, क्रोम, जो आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये सारे के सारे वेब ब्राउज़र होते हैं जो कि HTML फाइल को सपोर्ट करते हैं। हाइपर टेक्स्ट जो लैंग्वेज होती है जिससे कि आप वेबसाइट्स का डेवलपमेंट करते हैं, उन सबको किस तरीके से प्रेजेंट हो, इमेज प्रॉपर दिखे, वीडियो प्रॉपर दिखे, तो वो कोडिंग लैंग्वेज को जो सपोर्ट करते हैं वो होते हैं वेब ब्राउज़र, जिससे आप आसानी से कोई भी वेबसाइट्स की फाइल को रीड कर सकते हैं। सर्च इंजन का उपयोग करते हैं। तो सर्च इंजन का काम क्या होता है कि जो भी चीज़ें आपको चाहिए वो चीज़ें आपको लाके देता है। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट करनी है, इमेजेस, वीडियो, टेक्स्ट, सब आपको लाके देते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल दिए हैं जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ के सर्च इंजन है जिसका हम रेगुलर उपयोग करते हैं। तो जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं गूगल की, तो जब भी आप कोई चीज़ गूगल पे सर्च करते हैं सर्च बार के ऊपर, तो उसका एक प्रोसेस होता है कि जैसे ही मान लेते हैं कि आपने एक अपनी वेबसाइट बनाई, उस वेबसाइट्स में आपने अपने बिजनेस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन रख दी। जैसे ये वेबसाइट्स इंटरनेट पे आती है, उसके बाद जितने भी सर्च इंजन हैं उनके जो बोट्स होते हैं, मतलब ये बोल सकते हैं कि जो उनके एप्लीकेशन होती है, छोटी छोटी एप्लीकेशंस होती है, वो आपकी वेबसाइट्स पे आती है और आपकी वेबसाइट्स पे धीरे धीरे घूम के पूरा सर्च करती है कि आपकी वेबसाइट्स का कंटेंट क्या है, यूज़र को कैसे उपयोग कर सकती है। तो उसके बोलते हैं वेब क्राउलिंग। यहाँ पे जो ये धीरे धीरे बोट चलते हैं उसको बोलते हैं वेब क्राउलिंग, और ये बिल्कुल मकड़े के हिसाब से चलते हैं, इसलिए इसको वेब स्पाइडर भी कहते हैं। और सारी इंफॉर्मेशन को ये इंडेक्स में रख देते हैं, प्रॉपर इंडेक्सिंग ये कर देते हैं, जिससे भी जब भी कोई यूज़र सर्च करेगा तो उसको आसानी से इंफॉर्मेशन मिल जाती है।
तो वेब क्रॉलिंग जो होता है ये इंटरनेट बोट होता है जो वेब इंडेक्सिंग के लिए वर्ल्ड वाइड वेब को व्यवस्थित तरीके से ब्राउज करता है और इंडेक्सिंग के माध्यम से जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसको प्रॉपर वे में परिभाषित कर देता है, जिससे कि इंफॉर्मेशन इधर से उधर नहीं हो पाती है और जितना भी यूजर है उसको आसानी से, जो सटीकता से उसको उसकी आवश्यकता के अनुसार डेटा, वीडियो या इमेजेस मिल जाती है। उदाहरण के तौर पर गूगल, बिंग, याहू, ये सारे एग्जाम्पल आपके बेस्ट आप बोल सकते हैं सर्च इंजन के हैं। इसी तरीके से एक और वेबसाइट आप देखेंगे, विकिपीडिया। नाम से ही पता लग रहा है, विकिपीडिया जो वेबसाइट्स है उसके अंदर आप जो भी कंटेंट देखना चाहते हैं, उसकी डिटेलिंग करना चाहते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट्स है जिसके माध्यम से आप बहुत सारे टॉपिक बेसिस पूरी रिसर्च कर सकते हैं और अपने आर्टिकल्स, अपने ब्लॉग को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी वेबसाइट्स है जो हमारे कोर्स के अंदर है, इसको आपको जरूर सर्च करना। अब आपको प्रैक्टिकल जब आप किसी भी सेंटर पे जाते हैं तो आपको ईमेल करना और ईमेल बनाना और ईमेल को एक्सेस करना आना चाहिए, क्योंकि ये हमारे कोर्स का भी पार्ट है। तो यहाँ पे हम कोई भी जब किसी को ड्राफ्टिंग करते हैं इंफॉर्मेशन, जिसके लिए जैसे नॉर्मली हम जीमेल का उपयोग करते हैं, तो जीमेल के माध्यम से आप अपने सामने वाले अकाउंट में कोई भी जो भी मैसेजिंग है वो आसानी से आप भेज सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं मेलिंग करना। तो इंटरनेट कनेक्टिंग के माध्यम से आप दूसरे ईमेल के एड्रेस के साथ साथ आप अपनी इंफॉर्मेशन को डायरेक्टली उस तक पहुंचा सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे ईमेल को हमें एक्सेस करना भी आना चाहिए और ईमेल को हम किस तरीके से मेलिंग करेंगे, कंपोज करेंगे, ये सब भी आपको आना चाहिए। अगर आपको ईमेल के ऊपर काम करना नहीं आता है या आपका कोई भी जीमेल अकाउंट अभी तक आपने नहीं बनाया है, तो हमारी प्लेलिस्ट के अंदर जीमेल को लेकर एक बहुत ही इन डेप्थ ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप उसका उपयोग कर सकते हैं और आप सीख सकते हैं, या हम आई बटन पे भी आपको लगा देंगे कि किस तरीके से आप जीमेल को प्रोफेशनल वे में यूज करते हैं, उसको आप देख सकते हैं, जिससे कि आप डिटेलिंग वे में, प्रॉपर वे में आप उसको समझ सकें। तो यहाँ पे हमने क्रिएटिंग ईमेल करना, सेंडिंग ईमेल करना, वहां पे पूरा का पूरा सिखाया है, तो उसको आप प्रैक्टिकली यहाँ पे सीख सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब यहाँ पे एक बहुत बार पूछा जाता है जो आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम कोई मेल कंपोज करते हैं तो हमारे को 3 एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, टू, CC एंड BCC, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पे टू डायरेक्टली होता है, जिसको मान लेते हैं एक पर्सन है मिस्टर राम। मिस्टर राम को किसी पर्सन को वर्क डेलीगेट करना है और वो पर्सन है मान लेते हैं A। तो ये जो टू लगाएंगे उस पर जो ईमेल रखेंगे वो A का रखेंगे, मान लेते हैं a@gmail.com, ये इनका है। मान लेते हैं A के ऊपर एक बॉस है B और B के ऊपर भी एक बॉस है C। इस तरीके का एक हिरार्की स्ट्रक्चर है। तो अगर मिस्टर राम को A से काम करवाना है तो डायरेक्टली टू हमेशा मिस्टर A के लिए लिखेंगे, लेकिन ये चाहते हैं कि जो इन्होंने काम A को डेलीगेट किया है वो B को भी, इनके बॉस को पता रहे, तो उस कंडीशन के अंदर वो कार्बन कॉपी, C मतलब होता है कार्बन कॉपी, जो है उसमें B का ईमेल एड्रेस मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पे जो डायरेक्टली आप वर्क करवाना चाहते हैं उनकी ईमेल एड्रेस को रखते हैं और उसके ऊपर जो अथॉरिटी है उसका आप CC रख सकते हैं, जिससे कि इस पर्सन को A को पता रहे कि मेरे को जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है वो B को, मतलब कि मेरे बॉस को भी पता है। वहीं अगर हम CC BCC मतलब कि आपकी ब्लाइंड कार्बन कॉपी को अगर हम यूज करते हैं, उसके अंदर हम C को रखते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने A और B के जो तीसरा हिरार्की बॉस है उसको भी आपने यहाँ पे रखा है, जिससे कि वो भी देख सकता है कि A को और B को इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं लेकिन इन्होंने काम नहीं किया है। लेकिन यहाँ पे एक बात जरूर आप समझ लीजिए कि A B को देख सकता है कि उसको भेजा गया है और B A को देख सकता है, लेकिन A B दोनों ये फाइंड आउट नहीं कर सकते कि C को भी मेल भेजा गया है। इसीलिए बहुत बार जब सीनियर को भेजा जाता है तो उस समय जो हायर सीनियर होता है उसको BCC पे रखा जाता है। जब आप जॉब करेंगे तब आपको ये तीनों बहुत बार उपयोग में करेंगे कि 2 CC और BCC क्या उपयोग होता है, और एग्जाम के दृष्टिकोण से भी ये तीनों को आपको समझ में आना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है और बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए हमारे राजस्थान स्टेट्स का, क्योंकि RSCIT राजस्थान स्टेट का है तो हमें ये पूरी की इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। तो जितने भी राजस्थान गवर्नमेंट की जो भी उपयोगी वेबसाइट्स है जो हमारे सिलेबस में कवर किया है उसको हम कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहला आता है राज्य पोर्टल, जो राजस्थान सरकार द्वारा बनाया गया है, जिसका यहाँ पे आप डोमेन देख सकते हैं
.gov राजस्थान। ये जो राज्य सरकार की मुख्य वेबसाइट आप ये मान सकते हैं। राज्य पोर्टल आम आदमी के लिए इंफॉर्मेशन ट्रांजैक्शन संबंधी सरकारी सेवाओं को आसानी और सुविधाजनक प्रदान करता है, जिससे कि आप सरकार के साथ डायरेक्टली 1-to-1 कनेक्टिविटी कर सकते हैं, जिसके लिए वन स्टॉप विंडो क्रिएट किया गया है, जिससे कि आप नागरिक जो हैं या फिर बिजनेसमैन हैं या फॉरेन जो लोग हैं वो पूरी की पूरी जो सूचनाएं हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड वो सारी की सारी सूचनाओं को आसानी से एक्सेस कर सके, जिसके लिए राज्य पोर्टल नाम पे राजस्थान सरकार की जो स्टेट पोर्टल है वो ये वेबसाइट्स आपको यहाँ पे दिख रहा है, जिसका डोमेन ये प्रॉपर वे में है डोमेन एड्रेस। उसके बाद जिस तरीके से आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं जिसे बोलते हैं आरपीएससी, तो यहाँ पे हमारे कोर्स में आरपीएससी के वेबसाइट्स के बारे में भी डिस्कशन किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लगा दिया है। ये आरपीएससी की वेबसाइट है, मुख्य वेबसाइट है, जहाँ पे जाके आप एग्जामिनेशंस के फॉर्म भरते हैं। तो इसका यूआरएल आपको ध्यान रखना है। उसके बाद राजस्थान आरटी पोर्टल जिसे बोलते हैं राइट टू एजुकेशन, जब जो भी पोर्टल निजी स्कूल में पढ़ने से जो बच्चे कमज़ोर वर्ग के होते हैं वो अपना एडमिशन कराना चाहते हैं, तो राइट टू एजुकेशन जिसमें आपने सुना होगा आरटी जो पोर्टल होता है उसके माध्यम से वो अपना क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। प्राइवेट स्कूल में एक लिमिटेड सीट्स होती है, उस सीट पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो यहाँ पे इस वेबसाइट के माध्यम से पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस या प्रॉपर खाली कोई सीट रह गई उसका प्रॉपर ट्रैक और निगरानी सरकार द्वारा किया जाता है। इसके अंदर करीब करीब 35,000 से अधिक निजी स्कूलों को कवर किया गया है। तो जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं वो अप्लाई करना चाहते हैं आरटी में, तो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं और स्कूल के बेसिस पे वहाँ पे वो एडमिशन कर लिया जाता है। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट एक वेबसाइट्स है और बहुत अच्छी पहल है सभी विद्यार्थियों के लिए जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं लेकिन वो अच्छा पढ़ना चाहते हैं, तो आरटी में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट पोर्टल्स है उसके बारे में हमने इस चैप्टर्स में डिस्कशन कर लिया है। तो अब हमारा यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और इस चैनल के ऊपर आपने कोई भी आवश्यकता अनुसार आपको लग रहा है कि इसका कंटेंट बहुत अच्छा है, हमें इसे शेयर करना चाहिए, तो अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे कि हमें बूस्टअप मिले। हाँ, आपके लिए इन डेप्थ सीरीज तैयार करनी है जिससे कि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और सभी मित्रों के साथ करें जो किसी भी सेंटर्स पे पढ़ रहे हो, जो थ्योरिकल पढ़ना चाहते हैं, तो साथ के साथ प्रैक्टिकल भी वो सेंटर पे करने हैं और उसके साथ वो आपका थ्योरिकल सेक्शंस में भी कवर कर पाएंगे, जिसमें हमने मुख्यतः बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट को इसके अंदर सम्मिलित किया है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।